Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. Today we are going to conclude our chapter number 2 of class 8 geography, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife. In the previous 3 lectures we have already covered land, soil and water. This is the final lecture and we are going to cover about natural vegetation and wildlife in detail. Right? तो अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप उनको देख लें. हालांकि सारे लेक्चर्स जो हैं वो अपने आप में कंप्लीट हैं, तो किसी भी सीक्वेंस में देखें फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना. इसको हमने रखा ही इस प्रकार से कि अगर आप किसी भी लेक्चर को फर्स्ट सेकंड थर्ड को नहीं देख पाए, फोर्थ पहले देख रहे हैं तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. बट पूरा चैप्टर कवर करने के लिए चारों वीडियो देखना ज़रूरी है. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. सबसे पहले समझते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है. जस्ट अ सेकेंड. नेचुरल वेजिटेशन का मतलब वो सारे प्लांट्स या जितने भी प्रकार का वेजिटेशन है वो अपने आप ग्रो हो रहा है, उसको ह्यूमन किसी भी प्रकार की एड या मदद नहीं दे रहा है ना. देखते हैं. प्लांट्स विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम. देखो, एक ये खेत है और एक ये खेत है. यहाँ पर एक व्यक्ति ए वो बराबर क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर किसी भी ह्यूमन ने कुछ भी ग्रो नहीं किया. यहाँ पर कुछ प्लांट्स जो हैं या कुछ ट्रीज़ जो हैं वो अपने आप कहीं भी किसी भी फॉर्म में ग्रो कर जा रहे हैं, ठीक है. ना इनको कोई भी पानी देने जा रहा है, ना कोई इनकी केयर कर रहा है, ना कोई इनको वाइल्ड एनिमल से या जानवरों से बचा रहा है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉपर सीड्स भी डाले जा रहे हैं, सॉइल को टिल भी किया जा रहा है, प्लाउइंग भी की जा रही है, हार्वेस्टिंग भी की जाएगी, ठीक है, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स भी डाला जाएगा. दोनों जगह पर कुछ ना कुछ वेजिटेशन ग्रो हो रहा है. लेकिन ये वेजिटेशन है, ये नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है. नेचुरल वेजिटेशन मतलब जहाँ पर ह्यूमन किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर रहा है, ना पानी दे रहा है, ना धूप देख रहा है, या ना ही किसी एनिमल से बचाएगा. लेकिन वेजिटेशन में ऐसा नहीं होगा. तो एग्रीकल्चर जो है इट विल कम अंडर वेजिटेशन, राइट. एग्रीकल्चर विल कम अंडर वेजिटेशन. लेकिन जो अपने आप से फॉरेस्ट ग्रो कर गए हैं, जो अपने आप से कहीं पर भी कोई भी प्लांट्स ग्रो कर जा रहा है, वो नेचुरल वेजिटेशन के अंदर आएगा. गेटिंग. नाउ वाइल्ड लाइफ, वो सारे ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो और लिव वाइल्ड इन एन एरिया विदाउट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. मतलब जैसे कि हम बात करें अगर जू की और फॉरेस्ट की, ठीक है. फॉरेस्ट में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको क्या ह्यूमन इंट्रोड्यूस कराया था उनके नेचर से? नहीं. ह्यूमन से जाके तो नहीं बताया कि भाई ये जंगल है, आज से तुमको यहाँ रहना है, किसी भी जानवर को तुम मार के खा सकते हो, तुम्हें कैसे रहना है, नहीं. लेकिन एक जू जो है वहाँ पर ह्यूमन होता है. जू में रहने वाले जो जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको खाना देने का काम, उनको प्रोटेक्ट करने का काम, उनकी हेल्थ का ध्यान रखने का काम किसका है? जू अथॉरिटीज़ का. लेकिन जंगल में जो जानवर रह रहे हैं उनको तो हम नहीं कर रहे हैं ना असिस्ट किसी भी चीज़ में, तो वो कहलाएंगे वाइल्ड लाइफ. बात समझ में आ रही है? ठीक है. लेकिन जैसे देखो, जू भी वाइल्ड लाइफ ही थे, लेकिन जब उनको पकड़ के अंदर रख लिया तो अब उनको ह्यूमन एड मिल रही है. गेटिंग. अब अगर मैं बात करूँ एक कैट की, ठीक है, और एक लायन की, एक ही फैमिली को बिलोंग करेंगे दोनों डेफिनेटली. अब लायन जो है ये रहता है जंगल में अपनी मनमर्जी से, तो ही विल बी अ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ. लेकिन एक कैट जिसको आपने पाल रखा है अपने घर पे, वो वाइल्ड लाइफ का हिस्सा नहीं है, राइट. देखो वाइल्ड लाइफ में कौन कौन आ रहा है? अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पीशीज, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड इवन एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स. तो सारे ऑर्गेनिजम्स जो जानवर हैं लेकिन अनडोमेस्टिकेटेड हैं, अपने हिसाब से रह रहे हैं, फौना जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो आएगा वाइल्ड लाइफ के अंदर, ठीक है. और जितनी भी क्रॉप्स, जितने भी प्लांट्स, ग्रासेस, श्रब्स, हर्ब्स जो भी बिना ह्यूमन एड के ग्रो कर रहे हैं और ह्यूमन उनको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ठीक है, वो कहलाएंगे आपके नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है. ना नेचुरल वेजिटेशन को हम इंसानों की ज़रूरत है और ना ही वाइल्ड लाइफ को, ठीक है. हम ज़बरदस्ती उनके बीच में जाकर उनके इकोसिस्टम को बेसिकली ख़राब कर रहे हैं फॉर आवर ओन प्रॉफिट, ठीक है. अब लेकिन हम ख़राब कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी कंजर्व करने की जिम्मेदारी फिर से किसके ऊपर आ जाती है?
ह्यूमंस के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे। उससे पहले एक चीज़ और समझो कि बायोस्फीयर और इकोसिस्टम क्या है। आपने ये दोनों शब्द कई बार सुने होंगे, है ना, बहुत छोटी क्लासेस है, 4th 5th से हम इन दोनों वर्ड्स को सुनना चालू कर देते हैं। ठीक है, एक बार इनको क्लियरली समझते हैं कि है क्या। बायोस्फीयर मतलब एक नैरो जोन है कांटेक्ट का। किसके बीच में कांटेक्ट? किसी के बीच में तो होगा ना। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर मतलब सारी ज़मीन, लैंड। लिथ का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर से ही तो बना है लैंड। हाइड्रोस्फीयर यानी जितना भी पानी है अर्थ के ऊपर, और एटमॉस्फेयर हमें पता ही है कि ये हमारी अर्थ है, तो इसके चारों तरफ एक लेयर ऑफ गैसेस है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों मिलकर एक्ट करते हैं, तीनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट हो रहा है ना, इकट्ठे जहाँ पर ये काम कर रहे हैं, उस एक जगह को हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, बात समझ में आई। अब दूसरा शब्द है इकोसिस्टम। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। सारे जानवर, सारे इंसान, सारी प्लांट स्पीशीज, जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो वेल से लेकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक कोई भी क्यों ना हो, ठीक है, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेल के ऊपर डिपेंडेंट होंगे डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन बन ही जाएगा। ये कहीं ना कहीं से इंटर रिलेटेड होंगे ही, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कौन खाएंगी? छोटी मछलियाँ, बहुत छोटी मछलियाँ, फाइटोप्लैंक्टन्स। फिर उनको थोड़ी बड़ी मछलियाँ खाएंगी, फिर और बड़ी मछलियाँ खाएंगी। ठीक है, अल्टीमेटली यही छोटी छोटी मछलियों को तो कौन खा रही है? वेल। बात समझ में आ रही है? और जब वेल की डेथ होगी, ठीक है, तो उसकी बॉडी को भी कौन डिके करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हो गए ना अल्टीमेटली एक दूसरे से रिलेटेड। ठीक है, और इंटरडिपेंडेंट भी हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं अपने अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये जो एक हम प्रॉपर अरेंजमेंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब नेचर जो अरेंजमेंट क्रिएट कर ले रहा है, एक प्रॉपर सिस्टम जो क्रिएट हो जा रहा है, ये किसके लिए ज़रूरी है? हमारी इकोलॉजी के लिए, है ना, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इसी को आप कहते हैं इको सिस्टम। ठीक है, दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इको सिस्टम। ये जो इंटरडिपेंडेंसी है या इंटर रिलेशंस हैं, यही एक ऐसा बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक लाइफ सपोर्टिंग बैलेंस क्रिएट करते हैं, जिसको आप कहते हैं इको सिस्टम। इको सिस्टम कहीं का भी हो सकता है। ठीक है, सॉइल का इको सिस्टम, जैसे डेजर्ट वाली सॉइल का इको सिस्टम अलग होगा, और अमेजोन रेन फॉरेस्ट वाली सॉइल का इको सिस्टम अलग होगा। ठीक है, एक छोटे से पॉन्ड का इको सिस्टम अलग होगा, एक बड़ी सी रिवर का इको सिस्टम अलग होगा, ओशन का रिवर सिस्टम ओशन का जो इको सिस्टम है वो भी अलग है, और आपकी जो सड़क पे आप गड्ढे देखते हैं उसके अंदर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही सही, या जो इंसेक्ट्स हैं, मच्छर है, मक्खी है, इन लोगों के बीच में भी एक इकोसिस्टम क्रिएटेड है। ठीक है, तो इकोसिस्टम हर उस जगह पर पॉसिबल है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, चलो, अब ये बायोस्फीयर और इकोसिस्टम तो हमने पढ़ लिया। हम देखते हैं कि ये चीज़ें सब ज़रूरी क्यों हैं, ये इंटर रिलेटेडनेस और ये इंटरडिपेंडेंसी क्यों है। क्योंकि हमारे नेचर को किसकी ज़रूरत है? बैलेंस की। ठीक है, नेचर अपने आप को हमेशा बैलेंस रखने की कोशिश करता है सारी स्पीशीज़ के थ्रू, है ना। जैसे कि पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? जो फ्लावर्स होते हैं, ऐसे समझ लो, थोड़ा अजीब सा फ्लावर बना लेते हैं। आपने देखा होगा फ्लावर्स के बीच में ऐसे कुछ कुछ स्टेमन वगैरह होते हैं। ठीक है, इसमें ऊपर छोटे छोटे से ऐसे कुछ कुछ पॉलेंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो पॉलेंस हैं, इनको इस जगह से ले जाकर दूसरी जगह पर रखना, किसी दूसरे प्लांट के साथ उसको क्या करवाना, फर्टिलाइज करवाना, ये सब किसका काम है? आपके जो इंसेक्ट्स हैं, हनी बीज हैं, ठीक है, इन सब का काम है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? पॉलिनेशन। ये भी एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है, किसके बीच में? स्पीशीज़ के बीच में, वरना बहुत सारी स्पीशीज़ का सर्वाइवल नहीं होगा। देन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़, ये पॉलिनेशन और ये पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर वेल नहीं होगी तो छोटी मछलियों को कौन खाएगा? इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। ठीक है, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, ठीक है, तो जो डेड और डिकेइंग मैटर है, डेड और डेकेड बॉडीज़ हैं, चाहे ह्यूमंस की हों या एनिमल्स की हों या प्लांट्स की हों, उनको ख़त्म कौन करेगा? उनको डिग्रेड कौन करेगा?
ठीक है। तो स्पीशीज़ की पॉपुलेशन के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए और पॉपुलेशन कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अगर ये जो इकोसिस्टम है, ठीक है, इसमें से कोई एक दो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने लग जाएंगी या गायब होने लग जाएंगी तो बाकी स्पीशीज़ पर भी फ़र्क पड़ेगा। देन डिकम्पोजर्स हैं, हमने अभी देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, उस चीज़ की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं और ख़त्म कर देंगे पूरी तरीके से। और स्केवेंजर्स कौन होते हैं, जैसे कि वल्चर्स। स्केवेंजर मतलब ऐसे जानवर जो सिर्फ मरी हुई चीज़ों पर सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे कि एक वल्चर। वल्चर क्या करेगा, जो भी डेड बॉडी होगी उसको बहुत जल्दी से डिके कर देगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टेक्स टाइम, वल्चर जो है वो पूरा खा के उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये जो हमने बायोस्फीयर पढ़ा है और इकोसिस्टम पढ़ा, ये दोनों ऐसे अरेंजमेंट्स हैं आपके नेचर में जो एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों के ही गड़बड़ होने से, इनके ही डिस्टरबेंस से क्या हो रहा है, नेचर जो है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक, चलो अब देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है और कैसे है। देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ज़रूरी तो नहीं ना कि जब पूरी जो अर्थ है उस पर सारे ट्रीज, सारे प्लांट्स एक ही जगह पर और दूसरी जगह पर कुछ ना हो, या सारी जगह पर बराबर बराबर हो। ठीक है, क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉइस्चर पे, और हमें पता ही है कि अर्थ पर हर जगह का टेम्परेचर एक बार में एक जैसा नहीं होता, इट वेरीज। ठीक है, एंड सेम अप्लाइज विद दी मॉइस्चर। रेनफॉल भी हर जगह पर अलग अलग होती है। फॉरेस्ट ग्रो करेंगे कैसे एरियाज़ में, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होगी। ठीक है, फॉरेस्ट डेफिनेटली ह्यूज ट्रीज, घने पेड़ होंगे, जैसे कि अमेज़ॉन है। ठीक है, या फिर आप बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट की। ये सारी जगह पर फॉरेस्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है। वहीं पर अगर हम बात करें ग्रासलैंड की, तो पेड़ों की जो साइज़ है, यहाँ पर पेड़ बड़े होंगे, लेकिन ग्रासलैंड जो है वो ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पर बड़े ट्रीज़ ग्रो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मॉइस्चर सिर्फ इतना ही है कि ग्रासेस ग्रो कर सके। ठीक है, तो ज़रूर जैसे हमारे यहाँ पर जो यूजुअल घास होती है, ठीक है, छोटी छोटी घास होती है, उससे काफ़ी बड़ी बड़ी घास जो है वो ग्रो करती है, क्योंकि ट्रीज़ ग्रो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि ग्रासेस की साइज़ बड़ी ना हो सके। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, ग्रासलैंड। जैसे कि अगर आप बात करेंगे प्रेरीज की या फिर स्टेपीज़, ये प्रेरीज और स्टेपी क्या है, ये अर्थ के अलग अलग रीजन्स में ग्रो करने वाले ग्रासलैंड्स हैं, है ना। और इनके नाम ही अलग रख दिए हैं, क्योंकि ये यूजुअल से बड़े होते हैं, यूजुअल ग्रास से बड़ी घास होती है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें जानवर जो है वो आसानी से छुप के शिकार कर सकते हैं। ठीक है, देन थॉर्नी श्रब्स मतलब ऐसे पेड़ जो बहुत लंबे नहीं हैं, छोटे, एक नॉर्मल 5 फीट लगभग तक के पेड़ ही हो पाते हैं, और उसमें क्या होती है, कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं उसमें। ठीक है, स्मॉल वेजिटेशन हैविंग थॉर्न्स जनरली कहाँ मिलेंगे हमको, डेजर्ट एरिया में। आपने डेजर्ट में सबसे ज़्यादा कॉमन एक प्लांट देखा होगा जिसका नाम होता है कैक्टस। कैक्टस क्या है, ये जो सब्सटेंस है जो हमें पत्ती जैसा दिखता है, ये एक्चुअली स्टेम होता है। ठीक है, और इसके ऊपर आपको एक वैक्सी लाइक सब्सटेंस, जैसे आप क्रेयॉन कलर को पकड़ते हैं तो आपको हाथ में एक वैक्स जैसा दिखता है, या मोमबत्ती को पकड़ते हैं तो, ठीक है, उस तरीके एक वैक्सी सब्सटेंस इस स्टेम के ऊपर लगा होता है बाय नेचर। ठीक है, नेचुरली क्यों लगा हो रहा है, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन को रोकता है। अब ये ट्रांसपिरेशन क्या है, जैसे पानी गर्म होके रिवर से या वाटर बॉडी से पानी ऊपर उबलता है ना, वैसे ही प्लांट्स पे जब धूप पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो प्लांट्स की लीव्स में या स्टेम में जो भी पानी स्टोर्ड होता है वो भी क्या होता है, इवेपोरेट होने लगता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन, राइट। तो वो वैक्सी लाइक सब्सटेंस क्यों है कैक्टस के ऊपर, ताकि वो क्या कर सके, इस ट्रांसपिरेशन को रोक सके। और इसके बाहर जो ऐसे छोटे छोटे से आपको कांटे दिखते हैं, ये असल में लीव्स हैं। ये क्या है, लीव्स। तो फिर लीव्स कांटे के फॉर्म में क्यों है, क्योंकि इन लीव्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को किया है मॉडिफाई। अगर ये लीव्स होती तो डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हीट है, तो ट्रांसपिरेशन होकर प्लांट मर जाता है ना, पूरा ही पानी बाहर चला जाता। लेकिन जब ये कांटे बन गई तो इनसे पानी जो है धूप होने के बाद भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं होती है, राइट, या कम रेट पर होती है। तो ये कैक्टस जो है ये डेजर्ट में सर्वाइव
कर लेता है, क्योंकि इसने अपने आप को क्या कर लिया है, मॉडिफाई, अडेप्ट कर लिया उसने अपने आप को, ठीक है। देन टुंड्रा, टुंड्रा क्या है, जो कोल्ड पोलार रीजन्स है, मतलब ये जो आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर जो पोलार रीजन है, और जो आपका साउथ पोल है, काफ़ी गड़बड़ अर्थ बन गई है, बट आई होप आपको समझ में आए कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले रीजन है वहाँ पर बहुत एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है, जिसके कारण सॉइल जो है वो ऑलरेडी किससे कवर हो जाती है, स्नो से कवर हो जाती है, ठीक है। कुछ जो थोड़ा बहुत एरिया बचता है वहाँ पर सॉइल में क्या ग्रो होता है, मॉसेस या फिर लिचेंस, ठीक है। ये क्या है कि इतने छोटे काई जैसे, है ना, यू मस्ट हैव सीन काई, और जिसको आप एल्गे कहते हैं, उसके जैसे छोटे छोटे वेजिटेशन यहाँ पर हो पाते हैं, बस, ना तो ग्रासेस होती हैं और ना ही ट्रीज, गेटिंग। चलो एक बार हम अपने चारों प्रकार के वेजिटेशन को देख लेते हैं। दिस इज़ डेफिनेटली फॉरेस्ट, यू कैन सी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और साथ में पेड़ जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट पर है ना। देन यू कैन सी दिस इज़ टुंड्रा वेजिटेशन, है ना, आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक तो इतना कम सरफेस है जहाँ पर ये सारे पत्थरों पर क्या है, स्नो कवर्ड है, ठीक है। इसके अलावा ये जो छोटा छोटा सा एरिया बच रहा है, यहाँ पर बहुत छोटी घास ग्रो कर जा रही है, ठीक है, जिसको आप या तो कह रहे हैं मॉस, ठीक है, प्लूरल में मॉसेस और लिचेंस, गेटिंग। इससे बड़ा कहीं पर भी आपको इससे बड़ी घास नहीं दिखेगी और ज़्यादा ग्रीनरी नहीं दिखने वाली। जैसे आपने ये सबसे ज़्यादा आपने कहाँ देखा होगा, ये आपने देखा होगा, जैसे मतलब आपने देखा नहीं होगा, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि आप इमेजिन कर पाएँ। आपके जो छत होते हैं बारिश के सीज़न में, वहाँ पर क्या होता है कि दीवारों पर, जैसे ये ईंटों के आसपास कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा सा काई लग जाती है ग्रीन कलर की, बहुत ही बारीक होती है लेकिन हमें दिखती है ना। वैसे ही मॉसेस और लिचन्स आपके टुंड्रा रीजन में सर्वाइव करते हैं। देन हियर यू कैन सी ग्रासलैंड्स, यूजुअल से, ज़रूरत से, मतलब जो नॉर्मल हम घासें देखते हैं उनसे थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। और आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर ही जहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा होगा या पेड़ के ग्रो होने की संभावना होगी, वहाँ पर ही पेड़ जो है वो ग्रो कर पाएगा। बाकी बहुत लंबे लंबे एरियाज़ में आपको दूर दूर तक सिर्फ घास दिखेगी। एंड दिस इज थॉर्नी श्रब्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैक्टस की फ़ोटो जानबूझ के नहीं लगाई, ये वाली एक बुश की फ़ोटो लगाई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत लीव्स हैं और कितने ज़्यादा हार्ड जो है वो यहाँ पर आपको कांटे देखने को मिल जाएंगे, राइट। सो आई होप ये पिक्चर से आपको थोड़ा बहुत इमेजिन करने में हेल्प हुई होगी। नेक्स्ट अब देखते हैं कि भाई कंजर्व कैसे करेंगे हम इसको, किसको, हमारे नेचुरल वेजिटेशन एज वेल एज वाइल्ड लाइफ को। सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अर्थ के अपने आप को बैलेंस करने के तरीके हैं उसको हैम्पर कर दिया जा रहा है बाय ह्यूमंस, ठीक है। एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस लेड टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट्स का लॉस हो रहा है। जैसे कि एनिमल्स जो है, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो फॉरेस्ट में बढ़िया मज़े से रह रहे थे। वाइल्ड ट्रीज़ जो हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वेजिटेशन की, वो आराम से कहाँ पर ग्रो हो रही थी, फॉरेस्ट एरियाज़ में। अब हम ह्यूमंस को क्योंकि चाहिए थी ज़मीन सेटलमेंट के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, तो हमने फॉरेस्ट काट दिए। अब वो वाइल्ड स्पीशीज़ जो हैं वो क्या हो गई हैं, वल्नरेबल, ठीक है। हमने उनके नेचुरल हैबिटेट को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। और इसी के कारण क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज भी होगा, राइट। देन स्पीशीज बिकेम वल्नरेबल और एंडेंजर्ड एंड इवन एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब किसी भी स्पीशी का पूरी तरीके से अर्थ से गायब हो जाना। फॉर एग्जाम्पल डोडो या फिर डायनासोर, है ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपका, डोडो और डायनासोर्स। देन एंडेंजर्ड मतलब जो एक्सटेंट होने की कगार पर है, मतलब खतरे में है, अगर इनको बचाया नहीं गया तो इनका जल्दी से एक्सटेंशन पॉसिबल है। देन वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब कि जिनको खतरा तो है लेकिन इतना एक्सट्रीम भी नहीं, ठीक है, पर उनको भी बचाना ज़रूरी है। फिर डिफॉरेस्ट्रेशन जो है, सॉइल इरोजन या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये सारे कारण हैं नेचुरल हैबिटेट के डिस्टर्ब होने के। हम पेड़ काट रहे हैं, फॉरेस्ट काट देते हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, फिर हम इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन करने से क्या हो रहा है, एक तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए ज़मीन कहाँ से लाएंगे, नई ज़मीन थोड़ी ना बना लेंगे, ज़मीन लाएंगे
जंगलों को काट के, ग्रासलैंड्स को काट के, ठीक है। फॉरेस्ट फायर्स क्यों होता है? जो बड़े बड़े जंगल होते हैं इन समर सीजन्स क्या होता है कि यहाँ पर ना जो हवाएं चलती हैं, विंड जो होती है, ये इतनी गर्म हो जाती है और इतनी ज़्यादा इसमें स्पीड होती है कि जंगल में जो सूखे पेड़ हो जाते हैं उसमें अपने आप आग लग जाती है। और अगर एक बार सूखे पेड़ में आग लगी तो ये पूरे जंगल में बहुत ज़्यादा फैल जाती है, ठीक है। तो ये होती है फॉरेस्ट फायर। इसका रीसेंट एग्जांपल अभी 1-2 साल पहले आपने देखा होगा, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बहुत ज़्यादा खतरनाक फॉरेस्ट फायर लग गई थी जो कई हफ्तों तक जलती रही थी, ठीक है। सुनामी तो हमें पता ही है ना, पानी के अंदर जब एक तरीके से अर्थक्वेक जैसी कंडीशन आती है, वेव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर तक फेंका जाती हैं, उसको कहते हैं सुनामी। एंड लैंडस्लाइड्स मतलब भूमि जो है, लैंड जो है उसका खिसक जाना, फिसल जाना अपनी जगह से, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, कंजर्वेशन की जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी से सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। एनिमल्स को क्या खतरा है भाई? पोचिंग हो रही है। पोचिंग का मतलब क्या है कि जानवरों को इलीगली मारना, हंट करना। किस लिए? या तो आप ट्रेड के लिए कर रहे हो, ठीक है, या तो आप स्मगलिंग कर रहे हो किसी प्रकार से। किसकी स्मगलिंग कर रहे हो? हाइड्स, स्किन। हाइड्स और स्किन लगभग एक ही चीज़ है। नेल्स, टीथ, हॉर्न्स और फेदर्स। क्या करेंगे हम इनका? इनसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल मटेरियल्स बनते हैं, जैसे कि जो स्किन होती है, एनिमल स्किन जो होती है, इनसे लेदर बन रहा है या कपड़े बन रहे हैं, जैकेट्स बन रही हैं, शूज़ बन रहे हैं, ठीक है, बैग्स बन रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम एनिमल्स की स्किन से बना रहे हैं। नेल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं। टीथ, टीथ यानी यहाँ पर हम बात करें किसकी? असल में टस्क की, ठीक है। हाथी का जो दांत होता है बड़ा वाला, ठीक है, जो दिखाने वाले दांत होते हैं हाथी के, उनसे क्या बन रहा है? आइवरी ज्वेलरी बन रही है या दूसरे डेकोरेटिव आइटम्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के सामान बन रहे हैं। हॉर्न्स एंड फेदर्स। फेदर से क्या बन रहा है? फेदर से बन रहे हैं ब्रश, जो पेंट ब्रश होते हैं वो फेदर से बन रहे हैं। पिकॉक का जो फेदर है उसको डेकोरेशन के लिए यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। हॉर्न्स यानी कि सींग, सींग से क्या बन रहा है? सींग कई सारे लोग डेकोरेशन की तरह से भी यूज़ कर रहे हैं और उनसे कुछ देखो, सींग का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा स्टिफ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, ठीक है। तो इससे भी कुछ टूल्स वगैरह बनाने का काम कर लिया जाता है। कौन कौन से जानवर हैं जिनको हमसे काफ़ी ज़्यादा खतरा है? टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनो, स्नो लेपर्ड, एक्सेट्रा। ये एक्सेट्रा लगाया क्यों है? क्योंकि इनके नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे एनिमल स्पीशीज़ जो हैं वो हमसे वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण या ह्यूमन ग्रीड हम कहें, जिसके कारण बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनमें से बहुत सारे जानवरों के लिए हमारी गवर्नमेंट ने या जो नेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं दूसरी कंट्रीज़ की भी, वो प्रोजेक्ट्स चलाती हैं। ये प्रोजेक्ट चलाने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर है। अब इंडिया में आप टाइगर को हंट नहीं कर सकते, पिकॉक को हंट नहीं कर सकते। वैसे तो हंटिंग सारे ही जानवरों में बंद हो रही है, बट स्पेसिफिक कुछ के लिए बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट्स दी जाएगी, ठीक है। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? अब हम ये जो प्लांट्स और वेजिटेशन, मतलब जो भी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, इनको बचाने के कुछ हमारे पास मेजर्स हैं, कुछ तरीके हैं। ये तरीके कौन से हैं? ये तरीके हैं कि या तो आप नेचुरल पार्क बनवा दो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दो, बायोस्फीयर रिजर्व बना दो, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला दो, या फिर कुछ ऐसी इंटरनेशनल बॉडीज़ बनी हुई हैं जो क्या कर रही हैं? ये इंटरनेशनल बॉडीज़ क्या करती हैं? ये प्रोटेक्शन देती हैं उन सारी वल्नरेबल स्पीशीज़ को, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, और साथ में ये नेशंस को बाइंड करती हैं। अलग अलग नेशंस को क्या करेंगी? ये बाइंड करेंगी कि भाई कोई भी नेशन ऐसा काम नहीं करेगा जिससे इन स्पीशीज़ को परेशानी हो, ठीक है। नेचुरल पार्क क्या है देखते हैं। एरिया सेट बाय गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन बाय नेचुरल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन कैसे कर रहे हैं? नेचुरल तरीके से हम कंजर्वेशन करेंगे, मतलब कि
जो भी प्लांट या जो भी वाइल्ड लाइफ स्पीशी है उसको वहीं प्रोटेक्ट करेंगे जहाँ को वो बिलोंग करती है, ठीक है। मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट में ही उसको रखा जाएगा। जैसे कि ये पर्टिकुलर जंगल में क्या कर रही है, ये किसी एक जंगल में सरवाइव कर रही है कोई स्पीशी, तो अगर हम उसको उस जगह पर नहीं भी रख रहे हैं, कहीं और रख रहे हैं, तो हम उसका नेचुरल हैबिटेट जो है, उसका नेचुरल सराउंडिंग जो है, उसको हमें वहाँ मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बना देते हैं, नेचुरल पार्क। जैसे कि फ्लोरा और फौना जो है उनके नेचुरल स्टेट में जैसे वो रहते हैं वैसे ही वहाँ पर सर्वाइव करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब उनके सराउंडिंग को प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है कि अगर आप उसको कहीं और भी ले जाकर रखते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कम से कम वो अपने नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव कर पाएगा। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, एरियाज वेयर एनिमल हैबिटेट्स एंड देयर सराउंडिंग्स आर प्रोटेक्टेड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें हम किसकी बात नहीं कर रहे हैं, फ्लोरा की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर नेशनल पार्क में हम फ्लोरा और फौना दोनों की बात कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की बात कर रहे हैं, फौना की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब क्या है कि ऐसे एरियाज जहाँ पर किसी स्पेसिफिक प्रकार की वाइल्ड लाइफ सर्वाइव कर रही है उसको वहीं रहने दो और उस ही एरिया को आप क्या करो, प्रोटेक्ट करो, ठीक है। फ्लोरा को वहाँ के हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ के हम फौना को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ उस एरिया को, उनके नेचुरल हैबिटेट को हम किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस से बचा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जिससे क्या हो सके, एनिमल्स जो है वो एक कंफर्टेबल लिविंग सर्वाइव कर सकें, है ना। और साथ में कैप्चरिंग, किलिंग और पोचिंग वगैरह जो है वो यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है, ठीक है। अगर आपने किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विजिट किया तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर हम किसी भी प्रकार का अलग से स्ट्रक्चर नहीं बनाते। जानवरों को वहाँ पर हम फ्री रहने देते हैं, वहाँ पर जूज ऐसे नहीं रखेंगे उनको, है ना, कि पिंजरे बना दिए और यहाँ पर जानवर रह रहे हैं, नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर लेफ्ट फ्री, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये इन दोनों से बड़ा होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे एक एरिया को रिजर्व कर देते हैं, वहाँ के लोगों को वहीं रहने देते हैं। जैसे कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं या जो ट्राइबल पीपल हैं वो वहीं पर रहते हैं, अपने इन्वायरमेंट को, अपने नेचर को वहीं पर प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं। लेकिन बाहरी लोगों का वहाँ पर आना जाना रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड ट्राइब्स इनहेबिटिंग द एरियाज। यहाँ पर हम बायोडाइवर्सिटी मतलब वाइल्ड लाइफ को भी सर्वाइव करा रहे हैं आराम से। बायोडाइवर्सिटी जो मेंटेन है, मतलब फ्लोरा और फौना दोनों की बात हो रही है। और साथ में जो ट्राइब्स यहाँ पर रह रही हैं उनको वहीं रहने देते हैं। लोगों को, जानवरों को, स्पीशीज़ को, प्लांट की यहाँ से डिस्प्लेस नहीं किया जाता, वहीं रखा जाता है और वहीं पर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, लेक्स, वेटलैंड्स भी इसके अंदर इंक्लूड है। अब लेक्स तो आप समझते हैं, ये झील। वेटलैंड मतलब मार्शी एरिया, मार्शी या स्वैम्पी, दलदल वाला जो एरिया है, क्योंकि वहाँ का इकोसिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। और क्रीक का मतलब क्या है, क्रीक्स का मतलब है जैसे ये लैंड पार्ट है, ये भी लैंड है और ये भी लैंड, और यहाँ पर सी है, तो ये जो एरिया ऐसे अंदर को जा रहा है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इस एरिया को आप भी क्या कहेंगे, क्रीक, ठीक है। इस तरीके के जो कुछ छोटे छोटे एरियाज होते हैं उनको क्रीक्स बोला जाता है और उनको भी कंजर्व किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव चलाए जाते हैं, या आपने बहुत सारे मूवमेंट्स देखे होंगे, जैसे कि चिपको मूवमेंट है ना, अभी रिसेंट में जो छत्तीसगढ़ के हसदेव फॉरेस्ट में हुआ है ना, वहाँ पर भी लोगों ने क्या किया, एक प्रकार का चिपको मूवमेंट चलाना चालू किया कि पेड़ों को उन्होंने थ्रेड बांधे जिन पर नंबर्स लिख चुके थे ऑलरेडी कि इन पेड़ों को काटा जाना है, डिफॉरेस्टेशन किया जाना है। तो लोगों ने वहाँ के पेड़ों को जाकर अपनी बिलोंगिंग दिखाई और बोला कि जो अथॉरिटीज़ पेड़ काटने वाली थी उनको साफ मना कर दिया कि भाई ये पेड़ तो हम काटने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं या कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं जो लोग लेते हैं अपने अपने नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद साइट्स, एक आखिरी टॉपिक आज का। साइट्स का मतलब क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। देखो, सबसे पहली बात तो ये एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब एक प्रकार का अग्रीमेंट है, किसके बीच में, इंटरनेशनल कंट्रीज़, मतलब कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व है, किसी एक कंट्री का नहीं है ये, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये ट्रेड को रोकता है, ये ट्रेड को रेगुलेट करता है इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ खतरे में जा रही हैं उनको, किसकी, वाइल्ड फौना की भी और फ्लोरा की भी, ठीक है। किसी भी
इस प्रकार के कन्वेंशन या ऑर्गेनाइजेशन का जब आप नाम पढ़ते हैं तो ध्यान रखें कि आपको देखने में लग सकता है कि यार ये तो बहुत बड़ा है, याद नहीं होगा, लेकिन जब आप उसके एक्चुअल मतलब को समझने की कोशिश करते हैं, उसको पार्ट्स में ब्रेक करके उसका पर्पस समझने की कोशिश करते हैं, तो ये अपने आप याद आपको हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बिटवीन गवर्नमेंट्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंट्स यानी बेसिकली हम सैम्पल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। किसी भी प्रकार से अगर आप वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स में थोड़ा बहुत ट्रेड कर भी रहे हो, उनके सैम्पल्स में ट्रेड कर भी रहे हो, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनके सर्वाइवल को थ्रेट नहीं होनी चाहिए। इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये कि किसी भी स्पीशी जो है वो वल्नरेबल हो रही है या एक्सटेंट हो जा रही है, ठीक है। इसके अंदर लगभग 5000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स को हमने बचाया है और 28,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये एक काफ़ी बड़ा कन्वेंशन है, इससे कई सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो एक बार ध्यान से इसको पढ़ लें, ठीक है। फुल फॉर्म जनरली पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है इसका पर्पस क्या है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट कर रहा है ना, डायरेक्ट कर रहा है कि भाई किसी भी प्रकार के वाइल्ड एनिमल और प्लांट के स्पेसिमेंट्स में जो ट्रेड हो रहा है उससे उनके सर्वाइवल को खतरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। अब अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है या पूरा चैप्टर अगर आपको समझ में आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अनुशाला एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।